आज जो देश हमारा 135 करोड़ का देश अलग अलग डायमेंशन से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जात, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, इसमें जो बदलते समय के अनुसार जो और विभाजन होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लग रहा है कि क्या ये देश मानवता की तरफ जा सकता है या इसे विभाजन में टूट के एक दूसरे के दुश्मन ही बनते जाएंगे देश। हमारे देश में क्या हो रहा है कि ये डाइवर्सिटी का देश एक राजनीति की वजह से बोलो या बहते समाज की और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से बोलो, इसमें टुकड़े बहुत हो गए हैं। ये तो नेचर की जो अवस्था है उसके साथ अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये पूरी सोसाइटी ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकती है, मानवतावाद की तरफ। तो ये जो सेक्टर्स है, जात पात, धर्म, भाषा, लिंग, यहां से उठ के अगर हम 3 सेगमेंट में सोचेंगे, बचपन, युवा और वृद्धावस्था या सीनियर सिटीजनशिप, इसमें तो सबको गुजरना है। हर एक को मिनिमम हर एक महीने को कम से कम 10,000 रुपया उसका ऑनरेरियम रहेगा, मानधन। हाँ, ऑनरेरियम, वो मानधन, पेंशन नहीं, मानधन। 60 साल से ज्यादा एज रखने वालों की तादाद बड़ी है, बड़ी पॉपुलेशन है। उनके लिए हमारे पास क्या सोशल सिक्योरिटी है, उनकी हम कैसे निगरानी करना चाहते हैं और वो कैसे डिग्निफाइड लाइफ मुल्क में जी सकें। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में है कि हर शहरी को डिग्निफाइड लाइफ गुजारने की इजाज़त और उसको ऐसी सहूलियात गवर्नमेंट पैदा करना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी है मिस्टर अनिल बोकिल। अनिल बोकिल साहब का नाम कोई नया नहीं है। अनिल बोकिल साहब वही हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन का प्रपोजल या उसका एक पूरा स्केच नरेंद्र मोदी जी या बहुत सारे लीडर्स को पेश किया था। अनिल बोकिल जी का एक प्रोजेक्ट ये है कि 60 साल से ज़्यादा एज रखने वालों के लिए एक अनोखी स्कीम शुरू की जाए। इन दिनों वो उसी कैंपेन को लेकर मुल्क में घूम फिर रहे हैं। आइए हम उनसे जानेंगे और मेरा पहला सवाल उनसे यही होगा कि आपका ये क्या प्रोजेक्ट है और ये किस तरह देश के हित में है। जी अनिल जी। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है। आज जो देश हमारा 135 करोड़ का देश अलग अलग डायमेंशन से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जात, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग, इसमें जो बदलते समय के अनुसार जो और विभाजन होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लग रहा है कि क्या ये देश मानवता की तरफ जा सकता है या इसे विभाजन में टूट के एक दूसरे के दुश्मन ही बनते जाएंगे देश। अगर ये देश को अभी कोई बचा सकता है तो एक अच्छा प्रोग्राम को जो सबके लिए हो, इसमें एक का भी आदमी का नुकसान ना होगा तो सबका भला ही होगा, ऐसे एक प्रोग्राम की जरूरत है। अभी ये प्रोग्राम कैसा हो सकता है? देखो, अभी की जो भी रचना है, जैसे हम कल्चरल हो या हमारी अभी जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति की अभी हमारी रचना है, वो जन्म से आ रही है। अनिल बोकिल की जात कौन सी हो, धर्म कौन सी हो, कौन से लिंग में हो, वो मेरा जन्म जिसमें है वैसे है। अभी मेरा नाम अनिल है, मैं बोकिल घर में पैदा हुआ ना, मेरे इसके लिए मैंने कोई रिटर्न एग्जाम दी थी ना, मैंने बोकिल फैमिली को कोई डोनेशन दिया था। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने भेजा, जिस घर में आया तो वो परवरिश पाई, बन गया, वो संस्कार मिल गए, तो वहां से एजुकेशन हो गया, सब कुछ अलग हो गया। क्या मैं अहमद नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था इंशाल्लाह। क्या मैं एंथोनी नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। क्या मैं जूली नहीं बन सकता था? क्या मैं फातिमा नहीं बन सकता था? सब कुछ बन सकता था। सही। हमारे देश में क्या हो रहा है कि ये डाइवर्सिटी का देश एक राजनीति की वजह से बोलो या बहते समाज की और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से बोलो, इसमें टुकड़े बहुत हो गए। ये जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी ना रहते अभी वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इसको एक कैसे साथ जोड़ा जाए
तो नेचर की जो अवस्था है उसके साथ अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये पूरी सोसाइटी ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकती है, मानवतावाद की तरफ। तो ये जो सेक्टर्स है, जात पात धर्म भाषा लिंग, यहां से उठ के अगर हम 3 सेगमेंट में सोचेंगे, बचपन, युवा और वृद्धावस्था या सीनियर सिटीजनशिप, इसमें तो सबको गुजरना है। हर लिंग का, हर भाषा का, हर जात का, हर धर्म का, सबको इसमें से जाना है। क्यों ना ऐसी सिस्टम हम बनाए जाए कि जो सबको एक जगह लाए, अमलगमेट करे, एक दूसरे को साथ लिए लेके चले। तो इसमें हमारे यह आ रहा है कि जो नेचर बनाता है, क्यों ना नेचर का ही साथ लिया जाए। तो उसमें एक प्रोग्राम ऐसा हो सकता है। देखो कैसा हो रहा है कि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी की वजह से या ये जो अस्पताल की जो फैसिलिटी बढ़ रही है, दवाइयों की जो ये बढ़ रही है, तो आदमी की जिंदगी लंबाई बढ़ती जा रही है। जो औसतन, हाँ, उम्र बढ़ रही है। जैसे 1950 साल में हमारी औसतन जो एज थी वो 35-36 साल थी। सही। आज 2022 में हम 71-72 साल की हमारी उम्र हो रही है। मैं ये भारत की बात कर रहा हूं। जापान, यूरोप, अमेरिका, वो 85-86 साल तक जीते हैं लोग। हर एक को अगर उसमें जाना ही है तो क्यों ना हम ये समझ ले कि 60 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन का जो हमारा लीगल लिमिट है, उसके ऊपर के हर आदमी को राष्ट्रीय संपदा यानी नेशनल असेट का एक स्टेटस मिले। यानी तो उनको नेशनल असेट समझा जाए। बिल्कुल। वो डिग्निटी मिले। डिग्निटी, जो बचपन है, देश का जो बचपन है, यानी 0 से लेके 18 साल का जो भी बच्चा रहेगा, वो नेशनल जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरे देश का वहां होना चाहिए कि हमारी ये जिम्मेदारी है, वो ये बढ़ना चाहिए, खुलना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चा है देश का, वो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो देश का युवा है, वो देश का सबसे प्रेशियस संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, युवा। और जो बुजुर्ग है वो नेशनल असेट है, ऐसा हम मानते हैं। फिर वो रास्ते का भिखारी हो या मुकेश अंबानी हो। ये क्यों है? ये दोनों जो है, ये मुकेश अंबानी हो या रास्ते का भिखारी, दोनों ने इनडायरेक्ट टैक्स तो देश को दिया ही है। बिल्कुल। एक रास्ते का भिखारी अगर एक बिस्किट का पुड़ा भी अगर उन्होंने खरीदा है तो उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी दिया ही है। अगर रिक्शा में बैठा है तो उसने वो पेट्रोल डीजल का टैक्स दिया ही है। यानी देश को उन्होंने 60 साल तक टैक्स दिया ही है। जब 60 साल के बाद उसकी उम्र के वजह से बोलो या ये टेक्नोलॉजी का जो स्पीड है उसकी वजह से अगर वो आपकी आजीविका को कमाने में वो समर्थ नहीं है, तो सरकार ने उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना, क्योंकि 60 साल तक उसने दिया है। सही। और सरकार को कितने दिन देना है उसको? और 70-71 साल, 10 साल, 11 साल, एवरेज 10 साल से 11-12। तो हमारा ये जो प्रस्ताव है तो ये ऐसा है कि देश का हर नागरिक, स्त्री पुरुष जात धर्म सभी से परे, हर आदमी, हर इंसान, हर औरत जो 60 साल के ऊपर की हो, उसको नेशनल असेट यानी राष्ट्रीय संपदा का दर्जा मिलना चाहिए। ये आपका डिमांड है? ये डिमांड है। और उसके नीचे वो राष्ट्रीय संपदा क्या होनी चाहिए, उसका क्या ये रहेगा। अच्छा। कौन से उसके बिंदु रहेंगे। हर एक को मिनिमम हर एक महीने को कम से कम 10,000 रुपया उसका ऑनरेरियम रहेगा। मानधन, हाँ, ऑनरेरियम, वो मानधन, पेंशन नहीं, मानधन रहेगा। डिग्निटी का वो प्रतिष्ठा का खैरात नहीं है, हक की बात हो रही है। और वो महंगाई भत्ते से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा। यानी आज के 10,000 इन्फ्लेशन के साथ वो बढ़ता जाइए, हर साल रिव्यू होना। हाँ, हर साल डीए के साथ जैसे आम आदमी की पेंशन बढ़ती है सरकारी नौकरों की, उसी तरीके से ये 10,000 बढ़ते जाएंगे। ये पहली। ये किसको मिलेंगे? जिनकी आज इससे कम आय है। जो हमारी देश की पर कैपिटा इनकम जो है, औसतम आय प्रति साल, वो 1,40,000, 1,45,000 तक है। यानी वो करीबन 10,000 रुपए तक आ जाती है। तो हर एक को मिलना चाहिए। उससे ज्यादा जो अभी जो मिलते हैं उनको कोई जरूरत नहीं, उनको नहीं मिलना, उनकी वो जरूरत नहीं है। तो उससे मिलने वाले हर एक को मिलनी चाहिए। उसको कोई नौकरी है, कोई मतलब नहीं, हर एक को उसके अकाउंट में मिनिमम इतने आने चाहिए। दूसरा बिंदु यह है
जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग अस्पताल होने चाहिए। अच्छा, जैसे चाइल्ड की स्पेशलिटी के होते हैं, फीमेल की स्पेशल वो ये होते हैं, वैसे सीनियर सिटीजन के स्पेशल अस्पताल। क्योंकि दूसरा बिंदु उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए फुटपाथ अलग होना चाहिए, उनके लिए गार्डन अलग होने चाहिए। अच्छा, वो एक संपत्ति जैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। ओके, ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु यह है कि उनका सम्मान समाज ने रखना, इसलिए उनको एट्रॉसिटी जैसे कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। ओके, कोई भी आपको अब्यूज ना कर पाए 60 साल के ऊपर, ना जात पे, ना धर्म पे, ना इनकम पे, ना बाहर भी कहीं भी नहीं कर पाए, किसी भी लिहाज से ना कैसे कानूनन आपको उसका प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वंडरफुल। ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु ये है, अब देखो कैसा है, हमारे देश में 14 लाख के करीबन हमारे रेल कर्मचारी हैं। सही है, उनके लिए अलग मंत्रालय है, उनका अभी तक तो बजट भी अलग मिलता था। सही है। हमें 16-17 लाख के हमारे मिलिट्री का फोर्स है, उनके लिए अलग मंत्रालय है, उनका बजट है। लेकिन ये ज्येष्ठ नागरिक जो हम बोलते हैं वरिष्ठ नागरिक, 14 करोड़ सीनियर सिटीजन उससे ज्यादा है, उनके लिए मंत्रालय भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि उनके लिए वरिष्ठ नागरिक संपदा मंत्रालय है, ये कैबिनेट दर्जे का सबसे टॉप का, यानी होम मिनिस्ट्री के बाद नंबर 2 का ये मिनिस्ट्री होनी चाहिए। उसका बजट अलग होना चाहिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अलग होना चाहिए, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। बहुत अच्छा साहब। ये और चौथी एक और पांचवा एक बिंदु हम रखा है, हम रखे, इसका ये मतलब है कि अगर 60 साल तक आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर क्लीन है, अच्छा, आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है जी, तो आपको पासपोर्ट वीजा की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी आप ग्लोबल सिटीजन बनने चाहिए। अच्छा, तो ये अलग अलग बिंदु है, और ये आपको थोड़ा पांचवा पॉइंट लगेगा कि ये कैसा हो सकता है, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं। ठीक है। ये पांचवा पॉइंट आपका थोड़ा सा वो इंटरनेशनल ट्रीटी और ये सब चाहेगा, लेकिन 5 से पहले जो 4 हैं, 4 तो वो हमारे देश में हम लागू कर सकते हैं, उसको जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए आपने कोई संगठन संस्था बनाई है? हाँ, इसके लिए हमने जीवन गौरव अभियान नाम का एक अभियान चलाया। जीवन गौरव यानी लाइफ को ब्लिसफुल करने के लिए। हाँ, हाउ टू। जीवन गौरव अभियान के बारे में और हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। अब आप सिर्फ ये बताएं कि जीवन गौरव अभियान में कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े? कोई आपका कांटेक्ट डिटेल वगैरह होगा, या उसके स्टेट लेवल को जैसे बॉडीज हैं? अभी है, उसका अर्थ क्रांति राष्ट्रीय आर्थिक साक्षरता मंच नाम की एक बॉडी है। अच्छा। रजिस्टर्ड, और उसके 135 करोड़ जो भारतीय है उसके बोर्ड मेंबर है। ओके। तो इसके साथ जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर आपको मिलेंगे नीचे। ठीक है। वो फोन नंबर आएंगे, और आप उसके बोर्ड मेंबर तो है ही। ओके। तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ ये समझ के लेना है कि ये क्या है ये। तो इसके आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे, उसके लिए जो स्टडी हो गई वो भी आपके पास आ जाएगी। दर्शकों, हम अनिल बोकिल साहब से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्था का मुख्तसर छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो टेलीफोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडी है और वेबसाइट है, इस पर आप कांटेक्ट करें और जानकारी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।